हेलो दोस्तों, मिडनाइट मिस्ट्री में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी किसी रात किसी सुनसान सड़क पर अकेले चलते हुए महसूस किया है कि कोई आपके साथ साथ चल रहा है? वो रास्ते जो दिन में बिल्कुल आम लगते हैं, रात के अंधेरे में जैसे डरावने हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम अकेले हैं, लेकिन अंधेरे में कुछ ऐसा है जो हमें चुपचाप देख रहा होता है। वो कौन है और क्या वो सच में वहां है या बस हमारी आंखों का धोखा? रोहन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब वो अपनी रोजमर्रा की यात्रा पर निकला, लेकिन हर कदम पर उसे कुछ अनजाना महसूस हुआ। आखिर कैसे एक मामूली सफर अचानक एक खौफनाक रहस्य में बदलने लगता है? तो तैयार हो जाइए उस सफर के लिए जहां हर मोड़ पर डर आपका इंतजार कर रहा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रोहन है और मैं काठमांडू, नेपाल का वासी हूं। आज मेरी उम्र 45 वर्ष है और यह घटना आज से करीब 11 वर्ष पूर्व की है। उस समय मैं नया नया ट्रक चालक बना था। मुझे अभी ड्राइविंग लाइसेंस मिले कुछ ही दिन हुए थे। लाइसेंस मिलने से पहले मैं लगभग 5 वर्षों तक एक ट्रक चालक के सहायक के रूप में काम करता रहा। धीरे धीरे काम करते हुए मुझे एक परिवहन कंपनी में नौकरी मिल गई थी। मेरा काम ट्रक में सामान लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना होता था। उस दिन मुझे चावल से भरा ट्रक नेपाल के देवघाट नामक स्थान पर ले जाना था, जो कि 8 से 10 घंटे की यात्रा थी। ये मेरे लिए आम बात थी, हालांकि देवघाट मेरे लिए नया स्थान था। उस दिन दुर्भाग्य से कोई अन्य ड्राइवर उपलब्ध नहीं था, इसलिए मुझे ही जाना पड़ा। मैं पहले कभी वहां नहीं गया था। ट्रांसपोर्ट के काम में मेरे साथ एक सहायक भी था, लेकिन वह देवघाट पहुंचने से पहले ही उतर जाने वाला था। योजना यह थी कि जहां वह उतरेगा वहां से मेरा गंतव्य ज्यादा दूर नहीं होगा और वहां के कर्मचारी पहले से ही रास्ते में मौजूद होंगे और बाकी रास्ता वे लोग फोन पर बता देंगे। उस समय मेरे पास एक नोकिया का बटन वाला फोन था, जिसमें मैं सभी के नंबर सेव करके रखता था। ये सभी विवरण महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जो कुछ भी आगे चलकर मेरे साथ हुआ वह शायद नहीं होता अगर मैं पहले से सचेत हो जाता। सुबह निकलने से पहले ही खतरे की घंटी बज चुकी थी। सुबह 9 बजे मुझे रवाना होना था, लेकिन ट्रक लोड होने के बाद अचानक एक जोरदार आवाज के साथ ट्रक का पिछला टायर फट गया। फिर से ट्रक खाली करके नया टायर लगाना और रीलोड करना पड़ा, जिसमें काफी समय लग गया। लेकिन यह एक आपातकालीन परिवहन था, यानी किसी भी हालत में आज वहां पहुंचना अनिवार्य था। इसलिए जब हम रवाना हुए तो दोपहर के 12 बज चुके थे। मैं और मेरा सहायक बातें करते हुए उस यात्रा का आनंद ले रहे थे। हमने दोपहर का भोजन एक ढाबे में साथ में किया। पूरा दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और रात की ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे रात गहराती गई, सड़क पर वाहनों की संख्या भी कम होती गई। और फिर एक समय आया जब मेरा सहायक गाड़ी से उतर गया, क्योंकि उसका घर यहीं आसपास था। लेकिन ट्रक से उतरने से पहले उस लड़के ने मुझसे कुछ कहा। इस रास्ते को पकड़कर लगभग 20 किलोमीटर चलने के बाद मुझे 2 व्यक्ति इंतजार करते हुए मिलेंगे। उनके फोन नंबर भी एक कागज पर लिखे हुए हैं। अगर कोई समस्या हो तो उन्हें अवश्य कॉल कर लेना। यह कहकर वह ट्रक से उतर गया, लेकिन जाते जाते उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी ट्रक के सामने आ जाए, मुझे किसी भी हालत में ट्रक नहीं रोकना है। ट्रक रोकने से गंभीर संकट आ सकता है, और चूंकि मैं इतनी रात को अकेला हूं, इसीलिए अगर मेरे साथ कोई होता तो चिंता की बात नहीं थी। उसके इन शब्दों को सुनकर मैं थोड़ा डर गया था। नई जगह और रात का अंधेरा, यह सोचकर मैंने खुद को समझाया कि बस 20 किलोमीटर की दूरी ही तो तय करनी है, उसके बाद मुझे वे लोग मिल ही जाएंगे। मुझे लगा कि विक्रम ने मजाक में मुझे डराने के लिए वह सब कहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस 20 किलोमीटर के भीतर मेरे साथ कोई अनहोनी घटने वाली है। विक्रम के उतरने के बाद मैंने ट्रक को गियर में डाला और आगे बढ़ गया। उस समय रात के 12:30 बज चुके थे। नेपाल के पहाड़ों और जंगलों से घिरे उस स्थान पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। रास्ते में आते जाते कोई भी नहीं दिख रहा था। सच कहूं तो उस सुनसान जगह में उस समय मुझे थोड़ा डर लगने लगा था। ट्रक की चमकती हेडलाइट्स की रोशनी में सामने की सड़क साफ नजर आ रही थी। सब कुछ सही चल रहा था। तभी अचानक जंगल से एक बड़ी बिल्ली दौड़ती हुई सड़क पार कर गई। हमारी परंपरा में रास्ते में बिल्ली का आना अशुभ माना जाता है और बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसे में थोड़ी देर रुकना चाहिए, फिर सफर जारी रखना चाहिए। लेकिन उस समय मेरे कानों में विक्रम की वो चेतावनी बज रही थी और मुझे लगा कि शायद वो मजाक में ही सही,
लेकिन गंभीरता से मुझे आगाह कर गया था। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ट्रक नहीं रोकूंगा। इसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ता रहा। चलते चलते मैंने अपनी जेब से फोन निकाला और देखा कि उसमें नेटवर्क का सिग्नल ऊपर नीचे हो रहा था। मेरे मन में डर और बढ़ने लगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में मोबाइल फोन पर नेटवर्क न मिलने से संपर्क करना कठिन हो जाता है और आगे क्या होगा यह अनिश्चित था। इन्हीं विचारों में खोया हुआ मैंने अपना मोबाइल फोन वापस जेब में रखा और एक पल के लिए ट्रक के साइड मिरर की ओर देखा। जो कुछ भी मैंने मिरर में देखा उससे मेरी हालत और भी बिगड़ने लगी। मैंने देखा कि ट्रक के दाहिने तरफ कंटेनर की दीवार पर चिपकली की तरह कोई व्यक्ति चिपक कर बैठा है और वह एक सफेद साड़ी पहने हुए थी, जिससे लग रहा था कि वह एक महिला होगी। एक सामान्य इंसान दीवार पर इस तरह चिपक कर नहीं बैठ सकता। यह कोई सामान्य इंसान नहीं लग रहा था। मेरी धड़कनें और तेज हो गईं। इसी बीच अचानक आगे की रोशनी में मैंने देखा कि एक अस्पष्ट साया जंगल से निकलकर तेजी से सड़क पार कर गया और दूसरी तरफ गायब हो गया। इस रहस्यमयी और डरावनी रात में जब मैंने साइड मिरर में फिर से देखा तो कंटेनर की दीवार पर कोई नहीं था। मैंने सोचा कि यह सब भ्रम है। डर के मारे अनजानी चीजें दिखाई दे रही हैं। ऐसे हालात में समय और रास्ता एक जगह पर रुके हुए लग रहे थे। 20 किलोमीटर का सफर 200 किलोमीटर जैसा लग रहा था। मैंने ट्रक की गति बढ़ाई और सजगता से चलाने लगा। प्यास लगी थी, पर ट्रक रोककर पानी पीने का इरादा नहीं था। मैं बस सोच रहा था कि कब यह 20 किलोमीटर का सफर खत्म होगा। और अजीब बात यह थी कि विक्रम के ट्रक से उतरने के बाद से अब तक कोई इंसान या गाड़ी आगे नहीं दिखी। इसी बीच अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरा दिल दहल गया। फुल टैंक होने के बावजूद जब ट्रक अचानक रुक गया तो मैं हैरान रह गया। कई प्रयासों के बाद भी ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। आगे की हेडलाइट्स जल रही थीं और उस रोशनी में दूर तक सुनसान सड़क और वीरान वातावरण के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो मैं दुनिया से बाहर आ चुका हूं। मैंने फिर से अपनी नजरें घुमाईं और साइड मिरर पर देखा, लेकिन इस बार वहां कुछ भी अजीब नहीं दिखा। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने फिर से अपना मोबाइल निकाला और पर्स में रखे उस कागज को निकाला जिसमें उन लोगों के नंबर लिखे थे। लेकिन मोबाइल फोन ऑन करते ही मैंने देखा कि जो थोड़ा बहुत नेटवर्क कुछ देर पहले मिल रहा था वह अब पूरी तरह से गायब था। मैंने कॉल करने की पूरी कोशिश की, पर सफल नहीं हो पाया। घड़ी में समय देखा तो रात के 1 बज चुके थे। चारों ओर नजर दौड़ाई तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया। अजीब मुसीबत में फंस गया था। एक तरफ फोन में नेटवर्क नहीं था और दूसरी तरफ आसपास कोई भी नहीं था। डर के मारे मैंने ट्रक के दरवाजे को लॉक करने का सोचा। जैसे ही मैं लेफ्ट साइड के दरवाजे को लॉक करने लगा, मैंने पीछे एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी दुकान देखी। यह देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि अभी तो मैं इसी रास्ते से आया था और तब मुझे कोई दुकान नहीं दिखी थी। तो यह दुकान अचानक कहां से आ गई? फिर मैंने सोचा, शायद यह अच्छा ही हुआ है, ऊपर वाले ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। दुकान के अंदर कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। विक्रम ने जाते वक्त मुझे बेवजह डरा दिया था और उसी डर की वजह से मुझे मिरर में वह अजीब चीज दिखाई दी थी। मैंने ट्रक से उतरते हुए सोचा और देखा कि थोड़ी दूरी पर एक दुकान में लालटेन धीमी धीमी जल रही है। जब मैं दुकान के अंदर पहुंचा तो वहां एक बुजुर्ग महिला बैठी थी जो घूंघट निकलकर नीचे देख रही थी। मेरे उसके सामने जाने के बावजूद भी उन्होंने मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। मुझे लगा शायद इनकी उम्र हो चुकी है, इसी के कारण शायद इन्हें ठीक से दिखाई या फिर सुनाई नहीं देता होगा। उसकी हालत देखकर मुझे तरस आया। मैंने उनसे चाय के लिए पूछा। उन्होंने मुझे देखा, लेकिन उनके चेहरे में कुछ भी अजीब नहीं था। उसे देखकर लगा बेचारी बहुत ही दुखी होगी शायद, वरना इस उम्र में कौन क्यों काम करेगा। उसने कांपते हुए अपने हाथों को निकाला और चाय बनाना शुरू किया। जब मैंने उसे देखा, मुझे लगा कि शायद वह ज्यादा बोलना पसंद नहीं करती, इसलिए मैं चाय बनने तक चुप बैठा रहा। जब उसने चाय बनाई और मुझे दी तो मैंने चाय पीते हुए उससे पूछा कि क्या वह अकेली है और उसका घर कहां है। तब उसने बातचीत शुरू की और बताया कि उसका कोई घर नहीं है, ये दुकान ही उसके लिए सब कुछ है। खाना, सोना, जागना सब यहीं होता है। उसकी स्थिति देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन उस समय मेरी भी हालत अच्छी नहीं थी।
मुझे एक मैकेनिक की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने उस वृद्ध महिला से पूछा कि क्या नजदीकी क्षेत्र में कोई मैकेनिक मिल सकता है। उन्होंने बताया कि यहाँ आसपास कोई बस्ती नहीं है, इसलिए मुझे सुबह तक इंतजार करना होगा, क्योंकि रात में यहां से शायद ही कोई गुजरता है। यह सुनकर मैं और भी चिंतित हो गया, क्योंकि मुझे किसी भी तरह आज देवघाट पहुंचना था, पर सब कुछ उलट पुलट हो गया। मेरी इस दुर्दशा को देखकर वह वृद्ध महिला मुस्कुराई और कहा, किस्मत को तुम बदल नहीं सकते, जो भी किस्मत में लिखा है वही होकर रहेगा। मैंने सोचा, हाँ, यह बात तो सच है। इस स्थिति में और क्या किया जा सकता है। भगवान का शुक्र है कि इस वृद्ध महिला की दुकान मिल गई। मैं चाय पीते हुए उससे बातचीत करने लगा। मैंने पूछा कि यह कौन सी जगह है, यहां और कोई दुकान क्यों नहीं है, या फिर यहां और लोग क्यों नहीं रहते। उस महिला ने जो उत्तर दिया वही मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल इस रास्ते से कुछ ही दूरी पर एक नदी है। बहुत साल पहले उस नदी के किनारे एक गांव बसा करता था, जिसके लोग अपने में ही खुश रहते थे। उस गांव में करीब 20 से 25 परिवार रहा करते थे। उस समय एक भयानक महामारी फैली और बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई। गांव में एक बुजुर्ग महिला थी जिसे तंत्र मंत्र की कुछ जानकारी थी, इसलिए गांव वाले उसे अधिक पसंद नहीं करते थे। फिर भी वह अपने में मग्न रहकर गांव वालों के साथ रहती थी। लेकिन महामारी के बाद गांव वालों ने सोचा कि इसके पीछे उस महिला का हाथ है, और एक रात उत्तेजित होकर उन्होंने मिलकर उस महिला को जिंदा जला दिया। कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक वह महिला उस नदी के किनारे भटकती रहती है और इंसानों से नफरत करती है, इसलिए रात के अंधेरे में वह अकेले इंसानों को अपना शिकार बना लेती है। इस घटना को सुनकर मैंने उस वृद्ध महिला से पूछा कि क्या उन्हें यहां अकेले रहने में भय नहीं लगता। उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने आज तक कुछ भी ऐसा नहीं देखा जिससे डरने की जरूरत हो। उनका कहना था कि ये सब तो बस लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। उनकी बातें सुनकर मैं कुछ राहत महसूस करने लगा। फिर मैं उस छोटी सी दुकान में एक बेंच पर बैठकर उनसे बातें करता रहा। भूख महसूस होने पर उस वृद्ध महिला ने एक डिब्बे से 2 बिस्किट निकालकर मुझे दिए। मैंने उनका धन्यवाद किया, बिस्किट लिया और खाने लगा। मैंने उनसे कहा कि कल सुबह निकलने से पहले मैं उनका पैसा चुका दूंगा, और उन्होंने कहा कि ठीक है। उस वृद्ध महिला ने कहा, कोई बात नहीं, अगर नींद आ जाए तो उसी बेंच पर सो जाना। मैंने सोचा कि यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि मेरा ट्रक थोड़ी ही दूर पर खड़ा था। इतनी रात को और कोई विकल्प न होते हुए मैं वहीं बैठकर उससे बातें करने लगा। समय देखा तो 2:30 बज चुके थे, और मोबाइल फोन चेक किया तो नेटवर्क का कोई निशान तक नहीं था। फिर पता नहीं कब बैठे बैठे मेरी आंखें भारी हो गईं और मैं सो गया। मैं कितनी देर तक सोया ये मुझे पता नहीं, लेकिन अचानक मेरी नींद टूटी, और नींद खुलते ही जो नजारा मेरे सामने था उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो पाया कि मैं उस बेंच पर बैठा हुआ हूं, लेकिन वह वृद्ध महिला और उसकी दुकान जैसे गायब हो गए थे। मैं जंगल के बीच एक पेड़ के नीचे एक टूटी फूटी बेंच पर बैठा था, और मेरे सामने एक लकड़ी के सहारे एक लालटेन लटक रही थी। मेरे हाथ में वही मिट्टी का प्याला था जिसमें उस महिला ने मुझे चाय दी थी। लालटेन की मध्यम रोशनी में मैंने देखा कि प्याले में चाय की जगह ताजा लाल खून था, और मेरे होंठों पर भी खून लगा हुआ था। कुछ पल के लिए मैं पूरी तरह से चुप हो गया, मानो मेरा दिमाग सुन्न हो गया हो। होश में आने के बाद मैंने खुद को उल्टी करते हुए पाया और तुरंत वहां से भागने लगा। इस बार मैं ट्रक की ओर नहीं बल्कि जंगल की दूसरी दिशा में दौड़ पड़ा। मैंने महसूस किया कि जंगल धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा था, एक बड़े ढलान की ओर। मैं उस ढलान से नीचे की ओर दौड़ता रहा। कुछ ही देर में मुझे सामने नदी दिखाई दी। अंधेरे में भी मेरी दृष्टि तेज हो गई थी, और मैं आसपास का नजारा साफ देख पा रहा था। नदी के किनारे पहुंचकर मैं गहरी सांसें लेने लगा, क्योंकि प्यास से मेरा गला सूख रहा था। मैंने नदी के पानी में हाथ डालकर थोड़ा पानी पी लिया। अब मुझे क्या करना चाहिए यह समझ नहीं आ रहा था। लोग कहते हैं कि उम्मीद में जीते हैं, इसीलिए मैंने फिर से अपनी जेब से मोबाइल निकाला और देखा कि मेरा मोबाइल स्विच ऑन ऑफ हो चुका था। ऐसी हालत में मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। अचानक मैंने देखा कि नदी के पानी में एक पत्थर पर एक महिला बैठी हुई थी। वह महिला आगे की ओर घूमकर बैठी हुई थी, इसलिए मैं सिर्फ पीछे से ही उसे देख पा रहा था। उसके सिर के बाल काफी लंबे थे, और वह जिस पत्थर पर बैठी थी
वह उसके बालों से ढके हुए थे। महिला की शारीरिक गठन और उसका बैठने का तरीका देखकर पता चलता था कि वह काफी सुंदर हो सकती है। मैं उसे देखकर सम्मोहित हो गया और एक स्थिर दृष्टि से उसे देखने लगा। ऐसे ही 2 मिनट बीते और तब मुझे एहसास हुआ कि उस महिला के बाल धीरे धीरे लंबे हो रहे हैं। अब वह बाल नदी के पानी को छूने वाले हैं। अगले कुछ मिनटों में वह धीरे धीरे नदी में डूबने लगे। मैंने उस महिला के पास पहुंचने का इरादा किया, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया वह मुझसे दूर जा रही थी। दूरी बढ़ने के बावजूद हमारे बीच की दूरी कम नहीं हो रही थी। फिर भी मैं गहरे पानी में जा रहा था, अनजाने मकसद से सम्मोहित होकर। ऐसे में अचानक जंगल के अंदर से कुछ लोगों की आवाज मुझे सुनाई दी। मुझे पता था कि मैं नदी के पानी में जा रहा हूं, फिर भी मुझे किनारे तक जाने का कोई मन ही नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि वह महिला मुझसे कुछ कहना चाहती है। मुझे उस तक पहुंचना ही पड़ेगा। इसी सोच में मैं और भी गहरी पानी में बस जाने वाला था। तभी अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और एक ही झटके में मैं अपने होश में आया। हैरान होकर मैं घूमा तो देखा कि मेरे सामने विक्रम खड़ा था और नदी किनारे 3-4 आदमी हाथ में टॉर्च लिए हुए आपस में बातें कर रहे थे। जैसे ही मैं आगे की ओर फिर से नजर डाली तो मैं देखा कि वह महिला बिल्कुल गायब हो चुकी थी। वह जगह बिल्कुल सुनसान थी। आसपास उस महिला का कोई नाम और निशान तक नहीं था। अगले ही पल में धीरे धीरे विक्रम के कांधे बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं देवघाट ट्रांसपोर्ट ऑफिस में था। मेरे सामने विक्रम बैठा हुआ था। विक्रम के मुंह से बाद में मैंने सुना था कि उस रात काफी देर हो चुकी थी, फिर भी मेरा कोई अता पता नहीं था। यह देखकर सभी लोग घबरा गए थे। फोन पर एक दूसरे से बातें होने लगी और वो लोग मुझे ढूंढते हुए यहां तक आ पहुंचे। विक्रम अपने गांव से कुछ लोगों को भी साथ लाया था। रास्ते में ट्रक खड़ा देखकर वह लोग मुझे जंगल में ढूंढने आए और फिर उन्होंने मुझे विक्रम और बाकी लोगों से मिलवाया। लोग कह रहे थे कि मैं किसी चट्टान के शिखर पर पहुंच गया था। उस रात अगर उन्होंने मुझे थोड़ी देर में नहीं पकड़ा होता तो शायद वह रात मेरे लिए आखिरी रात होती और वह बूढ़ी औरत किसी तरह मुझे जला देती। आज भी उस जगह पर उस बूढ़ी औरत की आत्मा भटकती है और इंसान को भटका कर उसे मार देती है। मेरे लिए यह जिंदगी एक वरदान है। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। आज की यह कहानी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।